हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेटा कन्वर्टर। ठीक है, तो डेटा कन्वर्टर के अंदर मैंने आप लोगों से बेसिक टर्म्स डील किए, जैसे कि रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा हमने ओपैम्प के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए कि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है। फिर हम लोगों ने अपनी बात स्टार्ट की डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से, जिसमें कि एक कन्वर्टर हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया जिसका नाम था वेटेड रजिस्टर डीएसी। अब लास्ट लेक्चर मैंने कहां छोड़ा था, मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे। अब देखो, वेटेड रजिस्टर डीएसी के अंदर मैंने क्या बताया था कि हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। अब सबसे पहले ये देखो, ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इसमें इनपुट नेगेटिव टर्मिनल में लगा है, तो ये वाला एम्पलीफायर कौन सा है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में मैंने आप लोगों को आउटपुट का फॉर्मूला बताया था -RF/R1 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। अब देखो यहां इनपुट क्या क्या है, ये 2 बिट्स ग्राउंड है तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट, बाकी 2 बिट्स में 5 वोल्ट 5 वोल्ट। अब 0 वोल्ट अगर इनपुट लगा रहे हो तो उसके कारण जो आउटपुट आएगा वो तो 0 ही रहेगा। हमें किसकी वजह से आउटपुट देखना पड़ेगा? 5 वोल्ट की वजह से। अब ऊपर वाले 5 वोल्ट का आउटपुट क्या होगा? देखो, अगर वी आउट लिखना है ऊपर वाले 5 वोल्ट के लिए लिखोगे माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस 8 किलो ओम और R1 क्या है? 1 किलो ओम, -8/1 × 5। ठीक है, नीचे वाले 5 की वजह से क्या लिखोगे? RF है 8 और इसका R1 भी कितना है? 8, तो -8/8 × 5, तो ये कितना हो गया? -45 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने सुपर पोजिशन लगाई है, बाकी दोनों इनपुट 0 थे तो उनकी वजह से आने वाला आउटपुट भी 0 रहेगा। तो हमने सिर्फ किसकी वजह से लिखा है? 5 वोल्ट की वजह से। अब इसके बाद देखो, ये जो V सैचुरेशन बताए 25 वोल्ट बताया है। ठीक है, आउटपुट कितना आ रहा है? -45। हमेशा एक बात याद रखना ओपैम्प के बारे में, ओपैम्प आउटपुट कैन नेवर एक्सीड Vset। ठीक है, ये जो सप्लाई वोल्टेज होती है या Vset होता है, इससे ज्यादा आउटपुट नहीं मिल सकता। तो लिमिट्स क्या है? 25 और -25, क्योंकि Vset 25 है। इसी वजह से मैं कह दूंगा कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो -25 आएगी। -25 से नीचे नहीं जा सकती ना। देखो, आउटपुट -25 से 25 में रहना चाहिए। ठीक है, बट आ कितना रहा है? -45। तो जो भी लिमिट होती है वैल्यू उसके बराबर हो जाती है। अगर मान लो -20 आ रहा होता तो ये लिमिट के अंदर आ गई ना, -25 से 25, तो आंसर -20 ही रहता। लेकिन अगर लिमिट के बाहर गई तो जिस लिमिट को ये क्रॉस करेगी आउटपुट उसी लिमिट के बराबर आता है। ठीक है, तो ये अपना होता है वेटेड रजिस्टर डीएसी। अब ये बात क्लियर है वेटेड रजिस्टर डीएसी का हम लोग आउटपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि 2 तरह के डीएसी हम लोग कवर करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड डीएसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड डीएसी हमारा कौन सा होता है? सेकंड डीएसी होता है R2R लैडर नेटवर्क। अच्छा देखो, एक और बात अगर हम बात करें, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि अगर कभी रेजोल्यूशन निकालना पड़े तो मैंने उसका इजीएस्ट मेथड क्या बताया था? बताओ, रेजोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे? LSB को 1 कर दोगे, बाकी सारी बिट्स कर दोगे 0, तो जो भी आउटपुट आएगा वही क्या होगा? हमारा रेजोल्यूशन। और फिर किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट कैसे निकालोगे? रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट। ये बात क्लियर है ना? तो ये बात हमेशा डीएसी के अंदर याद रखना, कभी भी रेजोल्यूशन फाइंड आउट करना है LSB को 1 करो, बाकी सभी बिट्स को 0 करो और उसका आउटपुट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर आगे की बात करें।
तो नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्टर है वो है R2R लैडर नेटवर्क। देखो जनरली लैडर नेटवर्क की बात हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के अंदर करते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, कि लैडर नेटवर्क कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो यहां भी कुछ लैडर नेटवर्क के बारे में ही बात करनी है, लेकिन नेटवर्क के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कौन से हैं? दो रेजिस्टेंस हैं, R और 2R। अब देखो डीएसी के अंदर हमेशा एक ओपैम्प यूज होगा, और जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, ओपैम्प की दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, इन्वर्टिंग या फिर नॉन इन्वर्टिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट केस, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट की बात करते हैं। सर्किट की अगर बात करें, देखो नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट कहां लगना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल पे, लेकिन फीडबैक नेगेटिव रखना है, तो फीडबैक वाला रेजिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल पे ही जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया RF, ये हो गया R1। ठीक है, ये तो फीडबैक नेटवर्क बन गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे लैडर नेटवर्क बनता है, 2R, ये हुआ B3, R, B2, R, 2R, B1। ठीक है, R, 2R, B0, और लास्ट 2R। देखो एक लैडर नेटवर्क बन गया R और 2R वाले रेजिस्टेंसेस से। अब इसके अंदर मैंने 4 बिट्स शो किए हैं, B0, B1, B2, B3। अब इसमें MSB और LSB कैसे पहचानोगे? जो ओपैम्प के सबसे क्लोज आएगी वो हमेशा होगी MSB, और जो ओपैम्प से दूर आएगी वो होगी LSB। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेना। तो इसमें लिखना द बिट क्लोजेस्ट टू द ओपैम्प, द बिट क्लोजेस्ट टू द ओपैम्प is treated as, the bit closest to op-amp is treated as MSB, is treated as MSB, and the bit farthest from op-amp, and the bit farthest from op-amp is treated as LSB, is treated as LSB। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि अगर कोई भी बिट 1 होगी, ith बिट अगर 1 रखनी है, तो bi की जगह मैं लिखूंगा V रेफरेंस। ठीक है, और ith बिट को अगर 0 रखना है तो मैं उसकी जगह लिखूंगा 0। यानी हाई होने का मतलब है V रेफरेंस और लो होने का मतलब है 0। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर भी क्या करते हैं, आउटपुट निकालने के लिए सुपरपोजिशन का यूज होता है। कैसे होता है ये समझते हैं। देखो केस 1 में मैं जो इनपुट लगा रहा हूं, ये बात समझते चलना अब अच्छे से। इनपुट में लगा रहा हूं 0 0 0 1, यानी मैंने LSB को 1 किया है और बाकी सभी बिट्स को क्या कर दिया है 0। अब अगर LSB को 1 किया है तो देखो कैसा सर्किट बनेगा। यहां तो आ गया V रेफरेंस। ठीक है, ये हो गया 2R 2R। मुझे आउटपुट निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे आउटपुट निकालने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज की जरूरत है। देखो जितनी भी बिट 0 कर रहा हूं ना, तो उनकी पोजीशन पे मैं ग्राउंडिंग दिखा रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना अच्छे से। शुरू की 3 बिट 0 की है ना, B3 B2 B1,
तो इन तीनों लोकेशन पे मैंने ग्राउंड शो किया है। अब मुझे यहां की वोल्टेज में इंटरेस्ट है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय गेन। अब ये बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, तो गेन क्या होता है 1 प्लस आर एफ बाय R1। तो अगर इस पॉइंट की वोल्टेज निकाल के गेन से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको नेटवर्क एनालिसिस की नजर से देखते हैं कि मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से करेंगे ये अब हमें समझना होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कर सकते हो कि अगर यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात आए, तो अभी तो मुझे नहीं पता यहां की V पॉजिटिव क्या वोल्टेज है। अब इसके आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक बार सोचो कि क्या कर सकते हो इस नेटवर्क के अंदर। इस नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये V रेफरेंस है, इसका रेजिस्टेंस 2R है, इधर भी 2R है। तो एक काम कर सकते हैं, तो नोडल हम लोग लगा लेते हैं, बट नोडल के लिए कितनी नोड्स पे लगाना पड़ेगा, 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड, इन 3 नोड्स पे लगाना पड़ेगा। और नोडल के अलावा और कोई सिंपल मेथड हो सकता है, एक बार सोचो इस बारे में। अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर दूं, देखो ये तीनों है तो ग्राउंड ही ना, तो ये तीनों कनेक्ट हो सकते हैं, और ये वाला 2R भी ग्राउंड से जुड़ा है। अब ये वाला 2R भी ग्राउंड से जुड़ा है, तो इसको देखो सर्किट को ऐसे बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इस सर्किट को देखो मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अब ये चीज समझना। इतना पार्ट मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ही तो था। अब बात यह है कि आगे की वोल्टेज कैसे निकाली जाए। ये एक सर्किट है, और इसको भी ऐसे दिखा देते हैं इस सर्किट को, या इसको और सिंपल वे में ड्रॉ करें अगर, तो देखो ये सर्किट मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये V रेफरेंस है और मुझे उस वाले 2R के अक्रॉस की वोल्टेज को पता लगाना है। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो इस बात पे ध्यान देना, ओप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता ना, तो इधर का करंट कितना है 0 एम्पियर, जिसका मतलब है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, R और 2R सीरीज में हो जाएंगे। तो चाहे तो वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं, कैसे निकालोगे, R और 2R सीरीज में कर लो, 3R हो जाएगा, फिर 3R इन पैरेलल विद 2R, फिर R सीरीज, फिर पैरेलल। या अगर इससे कोई बेटर मेथड हो सकता है तो बताओ, सीरीज पैरेलल से बन सकता है, एक ये तरीका है कि V पॉजिटिव आ सकता है। थोड़ा सा नेटवर्क के टर्म्स में सोचो, क्योंकि ये चीज जो है ना गेट के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर नेटवर्क को एनालाइज करना जानते हो तो कभी भी डीएसी के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो एक तो मेथड मैंने बताया क्या कर सकते हो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा और क्या मेथड हम लोग लगा सकते हैं, एक काम करते हैं, एक मेथड अगर हम लोग लगाएं कि हम लोग यहां थेवेनिन निकाल लेते हैं। ठीक है, थेवेनिन अगर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस थेवेनिन निकाल रहे हो उसको ओपन सर्किट कर दो, ऐसा हो गया ना। अब इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, या फिर इसमें भी ना देखो एक और ट्रिक लगाते हैं, और अच्छा तरीका बताता हूं। देखो यहां से थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अभी हमारे पास ऐसा नेटवर्क है ना, सीरीज पैरेलल से इजी तरीका देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करो ना, यहां पे थेवेनिन लगा लो, ये थेवेनिन लगा सकते हो। अगर इस वाले पूरे सर्किट को आगे से हटा दोगे, ये 2R के दो रेजिस्टेंस हैं, 2R के दो रेजिस्टेंस हैं, तो VTH क्या बनेगा, V रेफरेंस इंटू 2R अपॉन 4R, यानी कि V रेफरेंस बाय 2। और RTH क्या बनेगा भाई, 2R पैरेलल विद 2R, यानी कि R। ये हो गया। अब देखो अब मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को हटा करके इसका थेवेनिन यहां ड्रॉ कर देता हूं। अब थेवेनिन के अनुसार क्या होगा, RTH तो आ जाएगा R,
और VTH कितना आ जाएगा, V रेफरेंस बाय 2। ठीक है, अब क्या करो, इसके अक्रॉस थेवेनिन निकाल लो, ये वाले 2R के अक्रॉस। फिर से देखो R और R 2R और ये दूसरा भी 2R, तो जब VTH निकालोगे तो यहां इस बार V रेफरेंस बाय 2 है सोर्स, वोल्टेज डिवीजन सेम बनेगा, ये आ गया V रेफरेंस बाय 4। अब क्या करो, इतने हिस्से को रिमूव करके फिर से थेवेनिन से रिप्लेस कर दो। कैसा आएगा थेवेनिन, RTH तो अभी भी R ही आएगा और VTH क्या हो जाएगा, V रेफरेंस बाय 4। अब देखो फिर से सेम नेटवर्क बन गया, ये 2R और ये फिर से 2R, लेकिन इस बार सोर्स कितना दिखाया है, V रेफरेंस बाय 4, तो 2R बाय 4R ये हो गया V रेफरेंस बाय 8। RTH में देखो 2R पैरेलल में कितना आ गया, R। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इस नेटवर्क को हटा करके यहां पे दिखा दूंगा इसका थेवेनिन। थेवेनिन में रेजिस्टेंस कितना है भाई, R, और वोल्टेज कितनी आएगी, V रेफरेंस बाय 8। अब सिंपल देखो V पॉजिटिव निकालने का तरीका, वोल्टेज डिवीजन लगा लो, V रेफरेंस बाय 8 इंटू 2R बाय 2R प्लस R यानी V रेफरेंस बाय 16। एक बार V पॉजिटिव आने के बाद V आउट निकाल सकते हो, तो मैंने क्या बोला, अगर इनपुट 0 0 0 1 है तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, V रेफरेंस बाय 16 1 प्लस RF बाय R1, ये बन जाएगा ना। तो मैंने पहले इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड आउट कर लिया। अब चाहो तो देखो यहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये खुद में क्या है, रेजोल्यूशन होगा ना। सोचो भाई, LSB को 1 किया है, बाकी सारी बिट 0 हैं, तो उससे आउटपुट किसके बराबर आता है, रेजोल्यूशन। चाहो तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो सकता है, बट एनालिसिस के लिए मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब एनालिसिस के लिए मैं क्या करता हूं, अगला केस लेता हूं और अब की बार उसके अंदर इनपुट क्या लगाऊंगा, 0 0 1 0, यानी LSB से अगली वाली बिट को मैं 1 करूंगा और बाकी सभी बिट्स को मैं 0 रखूंगा। तो मैं केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इस बार इनपुट क्या ले रहा हूं, 0 0 1 0। ठीक है, फिर से सर्किट बनाते हैं। इस बार B1 को 1 करना है, बाकी सभी बिट्स को 0 रखना है। 2R, B0 0 है ना, तो उसको ग्राउंड दिखाया, R, यहां V रेफरेंस 2R, R 2R ग्राउंड, क्योंकि B2 तो 0 है, R 2R और ग्राउंड, और ये वोल्टेज है अपनी V प्लस। ठीक है, अब इसमें सोचो भाई सर्किट का एनालिसिस कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, स्टार्ट कहां से करें। अगर बेसिक से देखोगे तो ये दोनों 2R पैरेलल में पहले ही दिख रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूं, ये दोनों 2R को जोड़ करके क्या बन जाएगा, 2 2R अगर पैरेलल में R बन जाएगा ना। अब ये R और ये R सीरीज में है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 2R। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने ये बोला कि ये टोटल मिलाकर के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, या तो चलो ऐसे दिखा दो कि ये R बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया R, 2R और 2R पैरेलल में थे। अब ये R और ये R तो सीरीज में आ गए, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 2R। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसी नेटवर्क को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस वाली नोड पे देखना, एक V रेफरेंस है 2R के साथ और एक 2R है ग्राउंड के साथ, तो मैं इसी नेटवर्क को रीड्रॉ कर रहा हूं। एक
2R है इस नोड से जुड़ा हुआ ग्राउंड के साथ, और एक 2R है V रेफरेंस के साथ। अब पहले जैसे चलेंगे, पहले थेवेनिन लगाओगे, इसके अबाउट थेवेनिन लगाओगे, बताओ VTH क्या बनेगा? V रेफरेंस इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R, यानी V रेफरेंस बाय 2। RTH क्या बनेगा? 2R पैरेलल 2R यानी कि R। ये हो जाएगा ना। अब मैं क्या करता हूं, इस नेटवर्क को रिप्लेस कर देता हूं इसके थेवेनिन से, ठीक है। तो मैंने यहां पे दिखा दिया थेवेनिन रेजिस्टेंस R, और ये वोल्टेज हो गई V रेफरेंस बाय 2। फिर से देखो ऐसे ही आगे चलेंगे, इसके अबाउट थेवेनिन निकालने के लिए इस बार सोर्स कितना है? V रेफरेंस बाय 2 इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R, कितना आ जाएगा ये भाई? V रेफरेंस बाय 4। और RTH कितना आ जाएगा? 2R पैरेलल 2R यानी कि R। अब फिर से इसको थेवेनिन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब क्या कहोगे कि V पॉजिटिव कितना आएगा? वोल्टेज डिवीजन लगा लो, V रेफरेंस बाय 4, तो ये बन गया V रेफरेंस बाय 8, ठीक है। V पॉजिटिव आने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जब इनपुट लगाया हमने 0 0 1 0, तो V आउटपुट क्या मिला? पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज यानी V रेफरेंस बाय 8 इंटू गेन 1 प्लस RF बाय R1, ठीक है। ये अगली बिट के लिए आउटपुट आ गया। अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करो? इस बिट को 1 करो और बाकी की सभी बिट्स को 0। फिर से सर्किट बनाता हूं, ठीक है। अब की बार हमने क्या किया है, देखो MSB से पिछली वाली बिट को 1 किया है, और बाकी पीछे वाली दोनों बिट्स को हमने रखा है 0। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा डायरेक्ट देखने की कोशिश करना, अब मैं समझता हूं कि समझ आएगा जल्दी। ये 2R और 2R मिलके हो गए R, ठीक है। फिर ये R और ये R, ये सीरीज में मिलके कितने हो गए? 2R। जैसे हमने पिछले केस में किया था, तो मैं क्या करता हूं, देखो इस सब को हटा करके ऐसे दिखा देता हूं कि पहले 2R 2R बने R, और फिर R और R बने 2R। अब फिर से देखो 2R 2R क्या बना? R, और इस R के साथ सीरीज फिर से क्या बन गया? 2R। तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, ऐसे आ गया एक 2R, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फिर से इस नोड पे थेवेनिन निकाल लेता हूं। उसके लिए मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करके दिखाता हूं। कैसे रीड्रॉ करते हैं कि एक 2R ग्राउंड से कनेक्टेड है, और इसी नोड से लगा एक 2R V रेफरेंस से कनेक्टेड है। अब इसके अबाउट थेवेनिन निकालोगे, क्या लिखोगे? V रेफरेंस इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R, यानी V रेफरेंस बाय 2। और RTH क्या लिखोगे भाई? 2R पैरेलल 2R यानी कि R। ये आ गया RTH। अब ये पूरे नेटवर्क को इसके थेवेनिन से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? RTH तो देखो R आ गया, ये वोल्टेज हो गई V रेफरेंस बाय 2। अब पोटेंशियल डिवीजन लगा लेंगे, तो मैं क्या कहूंगा? V पॉजिटिव क्या होगा? ये हो जाएगा V रेफरेंस बाय 4, ठीक है। सिंपली V रेफरेंस बाय 2 इंटू
2r बाई 2r प्लस 2r। अब इसका मतलब जब इनपुट लगाया गया 0 1 0 0 तो वी आउट क्या निकल के आया, वी रेफरेंस बाय 4 इंटू गेन, ये बन गया। अब लास्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर 4। अब इसमें क्या लिखोगे, 1 0 0 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस बार एमएसबी को 1 किया गया है और बाकी सभी बिट्स को क्या कर दिया गया है, 0। ये पीछे की तीनों बिट्स हमने 0 कर दी हैं। ठीक है, अब कैसे सिंप्लीफाई होगा देखो, इजीएस्ट तरीका, सबसे पहले पीछे वाले दो 2r जो हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, r, फिर ये r और ये r बनाएंगे 2r। ठीक बात है, r और r क्या बनाएंगे, 2r, फिर 2r और 2r पैरेलल में क्या बनाएंगे, r, फिर r और r क्या बनाएंगे, 2r, फिर 2r और 2r क्या बनाएंगे, r। तो ओवरऑल देखो बचेगा क्या, यहां पे सिर्फ इतना बचेगा। अब इसके बाद अगर पोटेंशियल डिवीजन लगाओगे V पॉजिटिव निकालने के लिए, तो ये हो जाएगी V रेफरेंस इंटू 2r, ये वाला रेजिस्टेंस 2r है ना, अपॉन 2r, सॉरी V रेफरेंस इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, तो नीचे क्या आ जाएगा 4r। तो ये हो गया V रेफरेंस बाय 2। देखो एमएसबी के लिए सबसे इजी पड़ा है हमें, क्योंकि पीछे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कंबाइन हो गए, तो एमएसबी के लिए डायरेक्टली क्या मिल गया, V पॉजिटिव। तो अब मैं क्या कहूंगा, जब इनपुट कितना होता है 0 0 0 1, सॉरी 1 0 0 0, तो V आउट क्या हुआ, V रेफरेंस बाय 2 1 प्लस RF बाय R। ठीक है, तो देखो इस तरह के नेटवर्क में कुछ रटने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल बेसिक से हर बिट के लिए आउटपुट निकाल लिया है। अब ओवरऑल देखो हमने क्या बोला, अभी हमने ये चीज बोली थी ना कि अगर बिट 1 होगी तो V रेफरेंस और 0 होगी तो 0। तो क्यों ना मैं ऐसा कह दूं कि किसी भी बिट को लिखने का तरीका है, अब देखो अगर 1 रखोगे तो V रेफरेंस आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अब इस हिसाब से V नॉट क्या होना चाहिए, V आउट क्या होना चाहिए, सभी बिट में देखो 1 प्लस RF बाय R1 तो कॉमन ही है। अब मैं क्या लिखता हूं यहां देखना, V रेफरेंस बाय 16 इंटू बी नॉट। ठीक है, कि अगर 1 हुआ तो ये आ जाएगा V रेफरेंस बाय 16, 0 हुआ तो 0 आ जाएगा। V रेफरेंस बाय 8 B1, V रेफरेंस बाय 4 B2, V रेफरेंस बाय 2 B3। अब इसमें क्या करो, V रेफरेंस बाय 16 कॉमन ले लो, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहां पे क्या बनेगा, बी नॉट प्लस 2B1 प्लस 4B2 प्लस 8B3। ठीक है, अब ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या है, अगर मैं तुम्हें एक बाइनरी नंबर दे दूं B3 B2 B1 B नॉट, तो इसको डेसिमल में कैसे लेके जाओगे, हम कहेंगे B3 की वेटेज होगी 2 की पावर 3, B2 की 2 की पावर 2, B1 2 की पावर 1, B नॉट 2 की पावर 0। तो हम लिखेंगे 8B3 प्लस 4B2 प्लस 2B1 प्लस B नॉट। सेम ही तो चीज आ रही है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या नंबर गिवन है, इट इज डेसिमल इक्विवेलेंट
किसका डेसिमल इक्विवेलेंट? जो भी बाइनरी इनपुट दिया है। और देखो मैंने तुमसे यही चीज शुरू में बोली थी कि ये जो टर्म आ रही है रेजोल्यूशन है। अब देखो बाहर तो यही आ रहा है ना, यही रेजोल्यूशन है। अगर ये रेजोल्यूशन मिल गया है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट। तो यही चीज हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना सारा एफर्ट बचा सकते थे कि हर बिट के लिए आउटपुट निकाला जाता। अभी तो मैंने क्या किया, देखो हर बिट के लिए आउटपुट निकाला। अब मैंने कहा वो बिट 1 है तो वो आउटपुट आएगा, और 0 है तो वो नहीं आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, हर आउटपुट में उसकी बिट मल्टीप्लाई कर दी। 1 है तो वो आएगा, 0 है तो वो नहीं आएगा। लेकिन इतनी मेहनत से बच सकते थे अगर शुरू में ही ये कह देते कि ये वाला जो आउटपुट है ये रेजोल्यूशन है, और डीएसी का आउटपुट कैसे निकालते हैं? रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखनी है। देखो एक और टेक्निक समझाता हूं जो कि बहुत फायदेमंद होगी एग्जाम के अंदर। हमें हमेशा क्या याद रहना चाहिए? आउटपुट of DAC is resolution multiplied by decimal value of input। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर थोड़ा सा याद है अभी हम लोग जो काम कर रहे थे, सबसे आसान आउटपुट किससे निकला था? सबसे इजीली, जिसमें थेवेनिन की जरूरत नहीं पड़ी, वो निकला था MSB का। तो देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, इनपुट अगर ऐसा ले लो, ठीक है, 1000, तो आउटपुट किसके बराबर होगा? रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कितनी है भाई इसकी? 2 की पावर 3 इंटू 1 यानी 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर MSB को लेकर के, MSB को कंसीडर करके आउटपुट निकाल लिया होता तो वहां से भी रेजोल्यूशन आ सकता था। यहां से रेजोल्यूशन कितना आ जाता बताओ? आउटपुट बाय 8। आउटपुट ये लिखा, देखो लास्ट में जो लिखा मैंने 1000 का, इसको 8 से अगर डिवाइड कर देते तो 2 की जगह 16 हो जाता। देखो ये सेम वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, ये बात समझ आई। तो हमेशा उस बिट का आउटपुट निकालो जिसका निकालना सबसे आसान है। जैसे R2R लैडर में सबसे इजी किसके लिए पड़ता है? वो पड़ता है MSB के लिए। MSB की वजह से आउटपुट निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में डाल करके क्या निकल जाएगा? रेजोल्यूशन। कहने का मतलब ये, देखो अब चीजों को अगर मैं जनरलाइज करता हूं तो मैंने तुम्हें अभी तक ये समझाया, हमेशा क्या करो, LSB को 1 करके आउटपुट निकालो, उससे सीधे सीधे रेजोल्यूशन मिलता है। अब मैं क्या कहता हूं, किसी भी एक बिट को 1 करके आउटपुट निकाल लो जो भी इजी हो, और फिर इस फॉर्मूले में डाल के क्या मिल जाएगा? रेजोल्यूशन। दोनों चीजें समझ आ रही हैं? एक मैंने बोला LSB को 1 करके जो आउटपुट आएगा वही रेजोल्यूशन है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि LSB को 1 करोगे तो डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी? 1 इंटू रेजोल्यूशन इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। या ऐसा कह दो, आउटपुट इक्वल टू रेजोल्यूशन इंटू 1, विच मीन्स आउटपुट इक्वल टू रेजोल्यूशन। तो एक तरीका तो ये हुआ, LSB को 1 करें तो जो भी आउटपुट है वही रेजोल्यूशन है। दूसरा तरीका, किसी भी एक बिट को 1 कर लो और उससे आने वाले आउटपुट से और डेसिमल वैल्यू से क्या निकल जाएगा? रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक अगर याद रखते हो तो जो भी बिट आसान लग रही है उसे 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो और आंसर निकाल दो। ठीक है, ये बात समझ आई। R2R लैडर नेटवर्क का आउटपुट कैसे आएगा? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट में अगर सर्किट थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर दिया तो वहां हम लोग फंस सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगर बात करें इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो अब की बार मैं ले रहा हूं R2R लैडर नेटवर्क में इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना कैसे यहां पे काम होता है। सर्किट को मॉडिफाई करके समझा रहा हूं कि मॉडिफिकेशन कैसे होगा। अब की बार देखो, इनपुट लगाना पड़ेगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे,
यहां एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस RF। अब ये मत सोचना इन्वर्टिंग टर्मिनल ऊपर से नीचे कैसे आ गया। मैंने सेम सर्किट को रीयूज करने के लिए क्या किया है कि ज्यादा मॉडिफाई ना करना पड़े, मैंने बस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक्सचेंज कर दिए। ये बात क्लियर है। अब मैंने क्या बताया, ओपैम्प में जो सबसे करीब होगी ओपैम्प के वही एमएसबी है और सबसे दूर वाली एलएसबी है। अब ये जो मैंने मेथड तुम्हें लेटेस्ट समझाया है कि जो भी बिट आसान पड़ती है उसको 1 कर लो, बाकी सबको कर लो 0। तो इस मेथड से मैं इसे अप्रोच करता हूं। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो बिट ओपैम्प के सबसे करीब है यानी एमएसबी, उसे मैं इस बार 1 कर दूंगा और बाकी सभी बिट को क्या रहने दूंगा 0। और फिर मैं आउटपुट निकाल के ये जज करूंगा कि इसका रेजोल्यूशन क्या आएगा। तो देखो मैं क्या ले रहा हूं, इस बार एक ही इनपुट से सॉल्व करूंगा 1,000,000, यानी कि इसका डेसिमल वैल्यू मैं कितना लेके चल रहा हूं 8। ठीक है, अब सर्किट बना लेते हैं। पहले वाला 2R तो ग्राउंड ही है, इस 2R को भी मैंने ग्राउंड कर दिया, ये R भी इधर 2R ग्राउंड। ठीक है, फिर ये R, फिर ये 2R ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद ये R। अब ये वाली बिट को हमने 1 किया है ना, तो इसको ग्राउंड मत करना, इसको किससे जोड़ना, V रेफरेंस से। ये हुआ R1, RF, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड था। अब देखो क्या करते हैं, पहले पीछे से सिंप्लीफाई करते हुए ले आते हैं। ये 2R और 2R मिलके क्या बनाएंगे, जल्दी जल्दी बताते चलना। आप 2R मिलके बनाएंगे R, फिर ये R और ये R सीरीज आ जाएंगे तो ये बना 2R, फिर 2R और 2R पैरेलल, फिर से R, R और R सीरीज 2R, 2R और 2R पैरेलल R, R और R सीरीज 2R, 2R और 2R, सॉरी यहां पे आया R और R सीरीज 2R, यहां पे रुक जाएंगे। अब देखो सर्किट कैसा बचेगा, ये तो हुआ V रेफरेंस 2R, इधर से ये ग्राउंड को गया 2R, इधर ये गया R1, RF ग्राउंड। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखो क्या करना पड़ेगा, ये सर्किट आ गया, मैंने सिर्फ यहां तक कंबाइन किया है। देखो यहां तक मैंने यहां तक सारे रेजिस्टेंस कंबाइन किए, दोबारा समझा देता हूं। 2R पैरेलल R, R और R सीरीज 2R, 2R और 2R पैरेलल R, R और R सीरीज 2R, 2R पैरेलल R, R और R सीरीज 2R। ये बन गया। अब इस सर्किट का मुझे आउटपुट चाहिए, इस सर्किट का अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे कि मैं इस पॉइंट पे थेवेनिन निकाल लेता हूं। इस नोड पे अगर थेवेनिन निकालोगे तो दो रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिवीजन लगेगा 2R और 2R, तो V रेफरेंस इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R यानी 4R, V रेफरेंस बाय 2, RTH कितना हो जाएगा 2R पैरेलल 2R यानी कि R। इतना आने के बाद मैं क्या करता हूं, देखो इस पूरे सर्किट को इसके थेवेनिन से रिप्लेस करता हूं।
R और V रेफरेंस बाय 2। अब देखो एक सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी, V रेफरेंस बाय 2 इंटू माइनस RF बाय R प्लस R1। ठीक है, ये आ जाएगी। अब लेकिन V आउट को कैसे लिख सकते हैं, रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कितनी ली है भाई इनपुट की, 8। तो यहां से रेजोल्यूशन कितना आ गया, V रेफरेंस बाय 16 माइनस RF बाय R प्लस R1। ये बन गया भाई रेजोल्यूशन। अब इसके हिसाब से जनरल आउटपुट कैसे लिख सकते हो रेजोल्यूशन आने के बाद, रेजोल्यूशन आने के बाद किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट लिखने का सिंपलेस्ट तरीका है रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं जनरल फॉर्मूला आउटपुट का, V आउट रेजोल्यूशन, ये हुआ रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू, 2 टू द पावर 3 B3, 2 टू द पावर 2 B2, 2 टू द पावर 1 B1 प्लस B0। ये आ गया हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, सिंपली रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट। ये बात क्लियर हुई। तो अगर अपना मेथड देखो क्लियर रख रहे हैं हम लोग कि हमें जो भी बिट ओपैम्प के क्लोज है उसे 1 करके आंसर निकाल देना है, तो उसे 1 करके जो आंसर आएगा वहां से हमेशा क्या फिगर आउट करना है, रेजोल्यूशन। इस मेथड को अगर फिक्स लेकर के चल रहे हो तो उससे क्या रहेगा कि ओपैम्प की कैसी भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, सर्किट थोड़ा भी मॉडिफाई हो जाए, तब भी तुम आंसर हमेशा निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश करना कि मेथड पे ध्यान दो रेदर देन कि फॉर्मूले पे ध्यान दिया जाए। अगर मेथड अच्छा कर लोगे तो डीएसी के अंदर तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चे हैं कि इसका फॉर्मूला रट के रहते हैं, लेकिन अगर मान लो गेट में क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन हो गया तो जिस किसी ने फॉर्मूला याद किया उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए रटने से ज्यादा हमेशा ध्यान देना है मेथड पे। ठीक है, अब R2R लैडर के ही हम तीसरे सर्किट की बात कर रहे हैं, तो तीसरे सर्किट का नाम लिखना करंट स्विच्ड R2R लैडर नेटवर्क, करंट स्विच्ड R2R लैडर नेटवर्क। ठीक है, अब देखो अभी तक जो भी हमने लैडर नेटवर्क कवर किया है उसका मैंने डेरिवेशन कैसे किया था कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, एक बार एक बिट को 1 कर रहा था, फिर नेक्स्ट बिट को 1, इस तरह से चल रहे थे। और जो भी बिट 1 होती थी उसकी वजह से थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल करके हम आगे बढ़ते थे। जैसे LSB की वजह से वोल्टेज आई Vref/16, फिर नेक्स्ट बिट की वजह से Vref/8, फिर Vref/4। यानी हो क्या रहा था, एक्चुअल में वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, इसीलिए उन नेटवर्क्स को कह दिया जाता है वोल्टेज स्विच्ड नेटवर्क। सेम वे में अगर मेरा करंट डिवाइड होने लगेगा तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, करंट स्विच्ड नेटवर्क। तो अब हम बात करने वाले हैं करंट स्विच्ड R2R लैडर की। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सर्किट कैसे बनेगा। देखो सर्किट में क्या होगा, सबसे पहले एक Vref वोल्टेज होती है। ठीक है, यहां पे हम लोग कनेक्ट करते हैं 2R का रेजिस्टेंस। R2R का ही लैडर बनेगा, यानी दो ही रेजिस्टेंस यूज करने वाला हूं, R और 2R। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे, R, फिर से नेक्स्ट 2R, फिर नेक्स्ट R, फिर से नेक्स्ट 2R, फिर से R, और यहां पे फिर से 2R, और ये 4 बिट हो गई, तो लास्ट रेजिस्टेंस वापस 2R। ठीक है,
अब इसमें जो वी रेफ के क्लोज होती है वो होती है एमएसबी, और जो ग्राउंड के क्लोज होती है वो होती है एलएसबी। यहां पे हम लोग स्विच प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये स्विच को अब चाहो तो ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो, या दूसरी लोकेशन होती है कि ओपैम्प के इनपुट से जोड़ सकते हो। ये चारों टर्मिनल हमारे ओपैम्प के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। चाहो तो स्विच को ग्राउंड से जोड़ दो, चाहे ओपैम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल से। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने क्या कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने कर दिया ग्राउंड, और इन्वर्टिंग टर्मिनल से नेगेटिव फीडबैक के लिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, आरएफ। ये हो गया V0, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेना एमएसबी और एलएसबी पहचानने के लिए। तो इसमें लिखना द बिट नियरेस्ट टू Vref, द बिट नियरेस्ट टू Vref is MSB, and the bit nearest to ground, and the bit nearest to ground is LSB, nearest to ground is LSB। इतनी बात क्लियर होती है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया था पहले, जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग लैडर नेटवर्क हमने पढ़े हैं वोल्टेज स्विच्ड वाले, उसमें मैंने बोला था जो बिट ओपैम्प के क्लोजेस्ट है वो एमएसबी है, और जो ओपैम्प से दूर है वो एलएसबी है। अब मैं बोल रहा हूं जो Vref के क्लोज है वो एमएसबी है, और जो Vref से दूर है वो एलएसबी है, ठीक है। नेटवर्क पहचान लोगे। यहां पे बिट 1 होने के लिए ओपैम्प से जुड़ती है, और वोल्टेज स्विच में 1 होने के लिए Vref से जुड़ती है। दोनों में फर्क है, ये बात याद रखना। यहां पे बिट 1 होने के लिए ओपैम्प से जुड़ेगी, और वहां बिट 1 होने के लिए किससे जुड़ेगी, Vref से। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो यहां नेगेटिव फीडबैक चल रहा है अपना। जब नेगेटिव फीडबैक चल रहा है तो हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यह मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अगर वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो तो ये कह सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल की वोल्टेज क्या रहेगी, 0। तो यहां पे वोल्टेज क्या आ गई, 0। अब इससे देखो होगा क्या, ये स्विच अगर ग्राउंड से जोड़ोगे तो भी इस पॉइंट पे वोल्टेज 0, ये स्विच अगर ओपैम्प से जोड़ोगे तब भी वोल्टेज 0। इसका मतलब ये हुआ स्विच वोल्टेज इज ऑलवेज 0। जबकि वोल्टेज स्विच नेटवर्क में क्या था कि स्विच को या तो ग्राउंड से जोड़ सकते हो या तो Vref से। Vref से जोड़ा तो वोल्टेज हो गई Vref, ग्राउंड से जोड़ा तो वोल्टेज हो गई 0। लेकिन यहां कहीं भी जोड़ो हर जगह स्विच की वोल्टेज क्या है, 0। तो ये बात ध्यान रखना कि करंट स्विच्ड में स्विच का करंट बदल सकता है, बट स्विच की वोल्टेज क्या रहेगी, 0। वोल्टेज स्विच्ड में स्विच की वोल्टेज या तो Vref हो सकती है या तो 0, लेकिन यहां वोल्टेज क्या रहेगी, सिर्फ 0। ये भी एक पहचानने का तरीका है। अब इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये जो डिवाइडर नेटवर्क है इसको रीड्रॉ कर लेता हूं। देखो एक काम करते हैं, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। जब मुझे पता है कि स्विच वाले टर्मिनल की वोल्टेज परमानेंटली 0 है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये दिखा सकते हैं ना कि स्विच वाला टर्मिनल हमेशा ग्राउंडेड है। अब देखो मैं इसको ग्राउंड दिखा सकता हूं ना, क्योंकि ओपैम्प से जुड़ा तो वर्चुअल ग्राउंड से 0, और ग्राउंड से जुड़ा तो वैसे भी 0। ये नेटवर्क बन गया। अब देखो इसमें होगा क्या, नीचे से ये 2R और 2R पैरेलल आ गए। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल है तो उनकी वोल्टेज इक्वल, उनका करंट भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। तो दोनों का करंट कितना आया भाई, I।
तो केसीएल के हिसाब से इधर कितना करंट आया 2i। अब देखो आगे समझना, 2R पैरेलल यानी R और R सीरीज कितना हुआ 2R, यानी ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा नेटवर्क है ये भी कितने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 2R पैरेलल यानी R और R सीरीज यानी 2R। ये वाला रेजिस्टेंस भी 2R और ये भी 2R। तो जब इसमें 2i करंट गया तो इसमें भी कितना जाएगा 2i, तो यहां से कितना आ जाएगा 4i। ठीक है, अब यहां तक के नेटवर्क की बात कर लो। देखो यहां तक के नेटवर्क की अगर बात कर लें तो देखो 2R R सीरीज 2R पैरेलल R और R सीरीज 2R, यानी ये जो मैंने पूरा सेकंड सर्कल बनाया है इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 2R। तो इसमें अगर 4i गया तो इधर भी कितना आएगा 4i। केसीएल से इधर आया 8i, सेम लॉजिक से मैं बोल दूंगा इधर भी कितना गया 8i। ये वोल्टेज है Vref, तो इससे आने वाला करंट कितना हुआ 16i। ये बात समझ आई मेरी? मैंने सिर्फ क्या किया है, सबसे पहले ये बोला ये 2R पैरेलल, तो दोनों में करंट आई, तो ऊपर वाली नोड से आने वाला 2i। फिर इस पूरी 2R और R को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, वो भी आया 2R, इधर भी 2R इधर भी 2R, तो इसमें 2i तो इसमें भी 2i। फिर केसीएल से आया 4i, फिर पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट कर लिया, फिर से ये बन गया 2R में अगर 4i तो इधर भी 2R में 4i, तो केसीएल से आ गया 8i। तो इस तरह से करंट बनता गया। अब देखो हर बिट में करंट स्केल हो रहा है 8i 4i 2i i, इसीलिए इसे क्या बोला करंट स्विच्ड। अभी मुझे i की वैल्यू नहीं पता। अब मान लो इस नेटवर्क में मैं ये कहूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, देखो वर्बली समझने की कोशिश करना। 2R पैरेलल R और R सीरीज 2R पैरेलल R और R सीरीज 2R पैरेलल R और R सीरीज 2R पैरेलल R, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस Vref पे जो आ रहा है ग्राउंड तक वो कितना आ रहा है R। तो हम ये कह देंगे Iref इज Vref बाय R, और इस सर्किट में देखो मैंने Iref कितना दिखाया, Vref से निकलता हुआ करंट 16i, यानी I इज Vref बाय 16R। ये हो गया I। अब एक बार मेरे पास I आ गया तो मैं यहां पे करंट्स मार्क कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास है करंट I, यहां पे है 2i, यहां पे 4i और यहां पे 8i। अब देखो जो भी बिट या जो भी स्विच ओप एम्प से कनेक्ट हो जाएगा उसका करंट किस में जाने लगेगा ओप एम्प में, और जो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा उसका करंट ग्राउंड में चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां आने वाला करंट कितना होगा, अगर इसको मैं I डैश बोलूं तो अब देखो I डैश को कैसे लिखोगे, ये बात समझ आ गई ना जो मैंने करंट्स मार्क किए हैं। अब मेरे को I डैश कैसे लिख सकता हूं मैं ये कहूंगा ये सुपर पोजिशन है सारे करंट्स का। ठीक बात है, ये सभी करंट्स का सुपर पोजिशन है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, I डैश इज 8i इंटू B3, यानी अगर बिट 1 हुई तो 8i तो जाएगा, 4i B2 1 हुआ तो क्या जाएगा 4i, 2i B1 और i B0। ठीक है, तो यानी यहां से i कॉमन निकाल लो, 2 की पावर 3 B3, 2 की पावर 2 B2, 2 की पावर 1 B1, 2 की पावर 0 B0। ये बन गया, और मैं i की वैल्यू भी नीचे लिख देता हूं जो अभी हमने डिराइव की है, I इज Vref अपॉन 16R। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया I इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। ये बात तो ठीक है ना, ये बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट ही तो बन रहा है।
अब एक बार आई डैश आ गया तो देखो ओपैम्प में तो कोई करंट नहीं जा सकता ना, यहां 0 एम्पियर है, तो ये आई डैश किस में जाएगा, इसी में जाएगा। अब आई डैश को और कैसे लिख सकते हो, आई डैश इज 0 माइनस वी नॉट बाय आर एफ, यानी वी नॉट इज माइनस आई डैश आर एफ। इस लॉजिक से वी नॉट कैसा हो जाएगा, माइनस आर एफ बाय 16 आर वी रेफ इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैंने क्या किया है, यहां पे आई की वैल्यू को पुट कर दिया है और उससे मुझे क्या मिल गया, वी नॉट, और वी नॉट प्रोपोर्शनल टू डेसिमल इक्विवेलेंट आ रहा है, इसीलिए किसका काम करेगा, एक डीएसी का। ये बात समझ आई। तो देखो इस सर्किट को पहचानोगे कैसे कि कौन सा करंट स्विच्ड और कौन सा वोल्टेज स्विच्ड, कि वोल्टेज स्विच में स्विच को वीरेफ और 0 से जोड़ सकते हो, करंट स्विच में स्विच को ओपैम्प और ग्राउंड से जोड़ सकते हो। स्विच को वीरेफ से नहीं जोड़ा जाता, वीरेफ एक सोर्स रहता है, स्विच विल नेवर बी कनेक्टेड टू वीरेफ। तो ये हो जाता है हमारा करंट स्विच। ठीक है, लेकिन देखो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इवन इसका भी फॉर्मूला मत याद करना, बेसिक याद रखो। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल मेथड क्या होता है कि एलएसबी को 1 कर लो या कोई भी एक बिट को 1 कर लो, उससे आउटपुट निकाल लो और उससे क्या मिल जाता है, रेजोल्यूशन। और एक बार रेजोल्यूशन मिल गया तो हम आंसर निकाल ही सकते हैं। अब देखो यही चीज एक एग्जांपल से शो करता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे देखो मैंने तुम्हें वेटेड रजिस्टर में तो ये बताया था कि एलएसबी को ही 1 करना, जो भी आउटपुट आएगा वही रेजोल्यूशन है। लेकिन मैंने R2R लैडर में क्या बताया था कि सबसे आसान किसे 1 करना होता है, एमएसबी को। एमएसबी को 1 करना सबसे आसान है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखना, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज of the following, find the output voltage of the following DAC circuit, of the following DAC circuit। देखो सर्किट मैं बोर्ड पे दे रहा हूं, ये रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का, ये आर ही दे रखा है, ये आर, सॉरी 2R, ये 2R, R 2R, R 2R और R, और ये V रेफरेंस दे रखा है हमें 10 वोल्ट। अब यहां देखो कि दो रेजिस्टेंसेस तो ओपैम्प से कनेक्टेड है और दो रेजिस्टेंसेस किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। तो एक बार क्या करो कि वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है, और एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर मैं बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन बेस्ट पॉसिबल वे में बिना कुछ भी याद किए कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें सभी लोग। अब देखो जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं उस बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले पहचानने की कोशिश करो ये नेटवर्क कौन सा है। तो इसमें ध्यान दो, अगर तो दो रेजिस्टेंस ग्राउंड से जुड़े हैं, दो ओपैम्प से। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि या तो रेजिस्टेंस वीरेफ और ग्राउंड से जुड़े, उसे बोलते हैं वोल्टेज स्विच्ड, या तो रजिस्टर ग्राउंड और ओपैम्प से जुड़े, उसे बोलते हैं करंट स्विच्ड। तो यहां ओपैम्प और ग्राउंड से जुड़ रहे हैं रेजिस्टेंस, तो ये क्या है नेटवर्क, करंट स्विच्ड। फिर से समझो, जहां रेजिस्टेंस ग्राउंड और वीरेफ से जुड़ सकता है वो होता है वोल्टेज स्विच, जहां रेजिस्टर के टर्मिनल या तो ग्राउंड या ओपैम्प से जुड़ सकते हैं वो होता है करंट स्विच। करंट स्विच के हिसाब से वीरेफ के पास वाली बिट एमएसबी और ग्राउंड के पास वाली बिट एलएसबी। तो देखो जो ग्राउंड से जुड़ा वो 0, जो ओपैम्प से जुड़ा वो 1, जो ग्राउंड से जुड़ा वो 0,
जो ओपैम्प से जुड़ा वो 1। ये दे रखी है वैल्यू, यानी 0101 के लिए आउटपुट निकालना है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर करंट स्विच तुम्हें डायरेक्टली पता है कि करंट कैसे निकाला जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज है, अदरवाइज बेसिक से कैसे करोगे। देखो अब मैं बेसिक से कैसे करता हूं, मेक सपोज LSB इक्वल टू 1 एंड अदर्स 0। अगर LSB को 1 कर रहे हो यानी उसे ओपैम्प से जोड़ रहे हो तो नेटवर्क कैसा बचेगा। करने के लिए MSB को भी 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2R R 2R R 2R R 2R, या चलो MSB को 1 कर लेते हैं जैसा हम लैडर नेटवर्क में करते भी आए हैं। और MSB को 1 करना है, माने ये किस में जाना चाहिए, ओपैम्प में। ठीक है, मैंने MSB को 1 कर दिया है। अब देखो क्या होगा, ये 2R और 2R पैरेलल यानी R और R 2R 2R पैरेलल R और R 2R पैरेलल R और R 2R। तो नेटवर्क देखो कैसा बच गया, सारे रेजिस्टेंस जुड़ के आ गया 2R, यहां पे है 10 वोल्ट, यहां पे है ग्राउंड, इस वजह से ये वोल्टेज भी ग्राउंड हो गई। तो ये करंट I कितना आ गया इसमें, अब ये I हो गया Vref बाय 2R। ठीक है, ये जो करंट I आ रहा है यही तो आगे जाएगा, ये आ रहा है R। अब ये करंट I आगे जाएगा तो ये यहां जाएगा I, ये V0। तो I को ही क्या लिख सकते हो, 0 माइनस V0 बाय R। तो V0 इज माइनस Vref बाय 2 यानी -5 वोल्ट। अब ये -5 वोल्ट कब आ रहा है, जब MSB 1 है और अदर बिट्स 0 हैं, यानी मैंने इनपुट क्या ले रखा है 1 0 0 0। इसका मतलब है रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, या ऐसा लिखो V0 इज रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू। अब V0 आया -5, डेसिमल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 और 3 जीरोस की 8, जिसका मतलब रेजोल्यूशन कितना हो गया -5/8। लेकिन क्वेश्चन में क्या इनपुट गिवन है, 0101, यानी इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0101 का मतलब क्या हुआ 5। ठीक है, 4 और 1 5, तो इसका मतलब V0 कितना हो जाएगा -5/8 इंटू डेसिमल वैल्यू, तो -25/8 -3.125 वोल्ट, ये आ गया आउटपुट। इसमें तुम्हें कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए लैडर नेटवर्क में हमेशा ध्यान रखो क्या करना है, MSB को 1 कर देंगे और आउटपुट वोल्टेज निकाल देंगे। एक बार MSB को 1 करके V0 आया, वहां से रेजोल्यूशन मिल जाता है। इस मेथड से रेजोल्यूशन आने के बाद जो भी इनपुट गिवन है उसके लिए आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये मेथड हमेशा याद रखना कि डेटा कन्वर्टर्स में क्या करना होगा, किसी एक बिट को 1 करके आउटपुट निकाल लो, वहां से रेजोल्यूशन मिल जाएगा और फिर किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाला जा सकता है। बट इन क्वेश्चंस को ओपैम्प के नेटवर्क की तरह अगर डील करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर रट के जाओगे, गेट में थोड़ा सा भी सर्किट चेंज हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो डीएसी के अंदर तुम्हें दो ही सर्किट पता होने चाहिए, वेटेड रजिस्टर और R2R लैडर। अब R2R लैडर के अंदर हमने वैरायटी देखी है, वोल्टेज स्विच और करंट स्विच। वोल्टेज स्विच में इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, और ये हमने देखा था करंट स्विच, ठीक है। और सभी में मेथड कॉमन है, MSB 1, बाकी सभी बिट्स 0, V0 निकालो। फिर V0 के फॉर्मूले से आता है रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन आने के बाद जिस किसी इनपुट का आउटपुट चाहिए उसकी डेसिमल वैल्यू पुट करके आ जाएगा V0। ये बात क्लियर हुई? तो ये बेसिक मेथड याद रखना, कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। डीएसी के अंदर इतना इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए काफी है, ठीक है। तो डीएसी के अंदर इतना ही, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बट वो चीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।